हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और हमने स्टार्ट किया है एम.एच. अब्राहम की लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स, जिसका डे 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 लिटरेरी टर्म्स को कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। जिसमें फर्स्ट लिटरेरी टर्म्स थी एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। सेकंड थी एस्थेटिसिज्म। थर्ड थी अफेक्टिव फैलेसी। फोर्थ एलिनेशन इफेक्ट एंड फिफ्थ एलेग्री। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ए लेटर से ये जो 5 टर्म्स हमने दी थी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होंगी। और जिसने कंप्लीट नहीं की होंगी, अगर आज ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये वीडियो आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इसलिए लग गया क्योंकि आज मौसम ख़राब है, बारिश आ रही है, तो थोड़ा सा काम को मैनेज करने में और बेबी को मैनेज करने में टाइम ज़्यादा लग ही जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा लेट आए, बट वीडियो आपके लिए रोज़ आएगी। डेली 5 to 7 टर्म्स मैं आपको दूंगी, क्योंकि इनके साथ साथ आपके साथ साथ मुझे भी ये जो टारगेट है कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कल की जो टर्म्स थी। आप लोगों ने बोला था कि इनको एक्सप्लेन भी किया करें, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इनको एक्सप्लेन करूं। बट इसमें एक टर्म है एलिनेशन इफेक्ट। इसके लिए क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे थे कि एलिनेशन इफेक्ट जो है वो समझ में नहीं आता है, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन अगर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एलिनेशन इफेक्ट ये होता है, एक तो इसके जो पॉइनियर थे वो थे बर्टेल्ट बोर्च, ठीक है, जो कि एक जर्मन राइटर थे, आई थिंक जर्मन ही थे, यस, बर्टोल्ट ब्रेट। बर्टोल्ट ब्रेट ने ये दी थी, जो कि एक जर्मन राइटर थे। एलिनेशन इफेक्ट को क्या बोला जाता है यहाँ पर, डीप फैमिलियराइजेशन भी बोला जा सकता है, डिस्टेंसिंग इफेक्ट भी बोला जा सकता है, एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट भी बोला जा सकता है। और ये होता क्या है, ये होता है जब हम किसी भी ड्रामा को देखते हैं थिएटर में जाकर, उस टाइम की बात है जब ये जो टर्म है कॉइन की गई थी। तो इन्होंने ये टर्म इसलिए दी थी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं थिएटर में जो परफॉर्म कर रहे होते हैं और जो ऑडियंस होती है, उनके बीच का जो इमोशनल बॉन्ड होता है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको उसके अंदर डिस्टेंस लाने के लिए, क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। जैसे कि आप सभी ने कभी कभी देखा होगा, कोई कोई मूवी देखते हुए या कोई सीरियल देखते हुए अगर कोई ऐसा सीन आ जाता है, इमोशनल सीन आ जाता है जिसमें रोने का या फिर कुछ ऐसी कोई भी ऐसी ट्रेजेडी दिखा दी जाती है, तो हम खुद से रोने लग जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए हमें लगता है कि ये रियली में हो रहा है और हम उसको फील कर पाते हैं, और उसको फील करके हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ये रियलिटी है या फिर ओनली एक ड्रामा है। तो बर्टोल्ट ब्रेट जो थे, उन्होंने ये टर्म दी थी। उन्होंने कहा था कि ये डीफैमिलियराइजेशन जो टर्म है, इसको इसीलिए दिया जा रहा है, ये कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनसे जो ऑडियंस होते हैं उनको उस इमोशनल स्टेट से बाहर लाया जा सके, ताकि वो उसको रियलिटी में समझ पाए कि ये ओनली एक ड्रामा है, रियलिटी नहीं है। उसमें वो क्या करते थे, या तो कुछ टेक्निक्स ऐसी होती थी, जो कैरेक्टर्स होते थे वो कोई सॉन्ग प्ले करते थे वहीं पर, जिससे कि पता चले कि वो कुछ ऐसी अलग चीज़ें करते थे ड्रामा से, जिससे कि उन्हें पता चले कि यहाँ यहाँ पर ये ओनली एक ड्रामा चल रहा है। जैसे कि कोई सॉन्ग गा दिया जाता था बीच में, या फिर वहाँ पर उनके कॉस्ट्यूम चेंज करा दिए जाते थे। एक ही कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा जो रोल है वो प्ले करा दिए जाते थे, 2 से 3 रोल प्ले करा दिए जाते थे। और उससे क्या होता था कि जो ऑडियंस है उसको पता चले कि हाँ, यही आदमी इस रोल को प्ले कर रहा है, यही आदमी इस रोल को प्ले कर रहा है, और ये ओनली एक ड्रामा है, यहाँ पर रियलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो किसी भी ड्रामा में, किसी भी जो थिएटर में वहाँ पर प्ले कराए जाते थे, उनमें इमोशनल इफ़ेक्ट को हटाने के लिए एलिनेशन इफ़ेक्ट टेक्निक्स यूज़ की जाती थी, जो कि बर्टोल्ट ब्रेट ने दी थी। ये एक जर्मन राइटर थे और इनका एक ऐसे था जिसमें इन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराया था, जिसका नाम था एलिनेशन इफ़ेक्ट इन चाइनीज़ एक्टिंग, जो कि 1936 में पब्लिश कराया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था एलिनेशन इफ़ेक्ट। बाकी एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है, ये टर्म दी थी मार्टिन एस्लिन ने, आप सभी को पता है। और पोस्ट वर्ल्ड वार इस तरीके का लिटरेचर जो है यूज़ किया जाता था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है, वैसे तो इसका हिंदी मीनिंग भद्दा होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जो कि एक मीनिंगलेस होता है, मोरल लेस होता है, ऐसा ड्रामा उस टाइम प्ले कराया जाता था। एस्थेटिसिज्म आप सभी लोग जानते हैं, इसका एक बहुत ही फेमस फ्रेज है, आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक। और इसके जो फेमस राइटर थे
जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था वो थे वाल्टर पाटर। यस, वाल्टर पैटर जो थे, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था इंग्लैंड में, और इनका एक फेमस फ्रेज था आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है, तो इसका ये फेमस था। नेक्स्ट है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है? अफेक्टिव फैलेसी होता है कोई भी पोएम अगर हम पढ़ रहे हैं या कोई भी ड्रामा हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो किसी रीडर पर उस कैसा पड़ता है। मीन्स राइटर ने किस एंगल से उसको लिखा है, लेकिन रीडर्स उसे किस एंगल से ले रहे हैं, वो किस इमोशनल स्टेट में है। और ये वो एक एरर होता है जो कि बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि राइटर्स ने किस इमोशनल स्टेट में उसको लिखा है, किस पर्पस के लिए लिखा है, और जो रीडर्स होते हैं वो अपने इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग उसको समझते हैं। सबकी इमोशनल स्टेट एक जैसी नहीं होती है। एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ आप कोई भी पोएम पढ़ रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप उनके वर्ड्स का मीनिंग अलग तरीके से निकालेंगे, लेकिन जैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो उनका मीनिंग आपको बहुत ही अलग लगने लगेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हर कोई एक तरीके से नहीं देख सकता, हर एक रीडर का एक अलग इमोशनल स्टेट होता है, और वो जो एरर आता है राइटर के और रीडर के बीच में, उसी को बोला जाता है अफेक्टिव फैलेसी। आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी। और ये जो मैं टर्म बता रही हूँ अफेक्टिव फैलेसी, इसको कॉइन किया था W.K. विमसेट एंड मुनरो ब्रैडस्ली ने 1949 में। ठीक है ना फ्रेंड्स? उसके बाद लास्ट जो एलेगरी है, एलेगरी आप सभी को पता है, एलेगरी होती है एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी जो कि एक अलग से ही मीनिंग कैरी करती है। जो मीनिंग वहाँ पर सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, उससे अलग भी कोई एक मीनिंग होता है। वो पॉलिटिकल हो सकता है, मोरल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है। तो एलेगरी होती है, कई टाइप से हो सकती है, जैसे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलेगरी, जिसमें कि किसी हिस्टोरिकल इवेंट को शो किया जाए, पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को शो किया जाए। और कुछ होती हैं जो कि ट्रेडिशनल एलेगरी होती है, जिसमें मोरल वैल्यूज़ को शो किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आई होप मैं ये 5 टर्म्स आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में समझा पाई होंगी। जितना मुझे पता है, जितना मुझे समझ आता है, उस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज की जो टर्म्स हैं वो है एलिट्रेशन, 7 है एल्यूजन, 8 है एम्बिग्विटी, 9 है एंटी हीरो एंड 10th है एंटीथेसिस। फ्रेंड्स, ये 10 टर्म्स हमें कंप्लीट करनी है। 5 कल की जो लिटरेरी टर्म्स हैं, अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो आज आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी एक चीज़ और है, जैसे कि इनके अंदर और भी ज़्यादा टर्म्स जो हैं एक्सप्लेन की जाती हैं, उनको भी हमें कंप्लीट करना है। जैसे एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स 2 तरीके की टर्म्स हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया है, उनको आपको करना है। फिर एल्यूजन है, एल्यूजन कंप्लीट करना है। एम्बिग्विटी, एंटी हीरो कंप्लीट करना है। और उसके बाद हमें कंप्लीट करना है एंटीथेसिस। उसके बाद 4 से 5 टर्म और बच जाएगी, और इनको हम नेक्स्ट डे में कंप्लीट करेंगी। और आज का थॉट है फ्रेंड्स, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। हमने ये सीरीज़ इसीलिए स्टार्ट की है ताकि MH अब्राहम को हम एक कंटिन्यूस करके उसके बाद ही हम इसको कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि कंटिन्यू एफर्ट्स अगर डालेंगे तभी कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं कुछ होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसमें कंटिन्यू रहूँ और आप लोग भी इसमें कंटिन्यू रहें। और ज़्यादा नहीं, बस 5 लिटरेरी टर्म या फिर 7 लिटरेरी टर्म हम डेली रखेंगे, जिससे कि हम इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएँ, हमें इस चीज़ का बर्डन भी ना लगे, और हम अपने नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को अच्छा लगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है, आप लोग सर्च कीजिएगा हाउसवाइफ स्टडी व्लॉग्स, उसमें आपको अंशु चौधरी के यूज़र नेम से एक चैनल मिल जाएगा, जिसमें कि मैं PDF प्रोवाइड कराई हुई है MH अब्राहम की, तो आप वहां से उसको ले सकते हैं और वहां से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? आप लोग बताइएगा, आप लोगों के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है या नहीं है। इस सीरीज़ को कंटिन्यू तभी कर पाऊंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। और आज की वीडियो में बताइएगा कल का टारगेट किन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और एक थंब दिखाइएगा कि जिसने कंप्लीट कर लिया है, भले ही कुछ लिखे ना लिखे, एक थंब जरूर डाल दीजिएगा कि यस यू हैव कंप्लीटेड द टास्क।
और जिससे कि मुझे पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और मुझे भी एक इंटरेस्ट आएगा कि यस, बहुत से लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालनी है और मुझे भी इसको कंप्लीट करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं अपनी मोटिवेशन के लिए काम कर रही हूँ और अगर उससे आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के साथ साथ मेरा भी भला हो जाएगा, मैं भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँगी। अदरवाइज़ मैं बहुत लापरवाह हो चुकी हूँ, मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मैं भी आप लोगों के साथ साथ 5 से 7 टर्म डेली पढ़ लूँगी और आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टर्म्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज फ्रेंड्स।